सुसर ने नई मिठाई की दुकान खोली। मैं बहुत खुश थी क्योंकि इस दुकान का नाम मेरे नाम पर था। सुसर रोज दुकान से आते, मेरे लिए मेरी पसंद की मिठाई लाते। मैं रोज सोने से पहले वो मिठाई खाती। कुछ वक्त बाद मैं हामला हो गई। ये खबर सुनते ही सास ने मुझे गले लगा लिया और बोली, ये सब तेरे सुसर की मिठाई का कमाल है। लेकिन वो मिठाई वो घर में किसी और को खाने की इजाज़त न थी। एक दिन मेरी डॉक्टर दोस्त घर आई, उसे भी औलाद चाहिए थी। मैंने उस रात अपनी मिठाई छुपाकर उसे दे दी और कहा कि इससे तू हामला हो जाएगी। लेकिन अगली सुबह मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मैं इन चंद खुशकिस्मत लोगों में से थी जिन्हें बहुत ही चाहने वाला ससुराल मिलता है। मेरे सास ससुर हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते और मेरी सास तो मुझसे बिल्कुल बेटियों जैसा बर्ताव करती। मेरी शादी को ज़्यादा दिन न गुजरे थे और मैं अपने ससुराल में बिल्कुल ऐसे ही रच बस गई थी जैसे यहीं पैदा हुई हूँ। मेरी दो छोटी नन भाभी भाभी करते न थकती थीं और इसीलिए मैं हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करती। मैंने हमेशा ससुराल के नाम पर बहुत कुछ बुरा सुन रखा था और रुखसती के वक्त मैं यही सोच रही थी कि न जाने मुझे अपने ससुराल में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी मेरी अज़हर के साथ पसंद की शादी थी। मैं और अज़हर एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। अज़हर और मेरे दरमियान गहरी दोस्ती थी जो मोहब्बत में बदल गई। हम लोग कॉलेज के बाद भी कई घंटे एक साथ गुजारते और फिर एक ऐसा वक्त आया जब हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और इसी वक्त हमने शादी का फैसला कर लिया। मैं एक अमीर घराने से थी जबकि अज़हर का ताल्लुक मिडिल क्लास घराने से था। इसीलिए अज़हर ने मुझसे शादी के लिए कुछ वक्त मांगा और जैसे ही उसकी नौकरी लग गई उसने अपने घर वालों को मेरे घर भेज दिया। मेरे माँ बाप ने मेरी खुशी का ख्याल करते हुए मेरा और अज़हर का रिश्ता तय कर दिया, जबकि ये एक बेजोड़ रिश्ता था क्योंकि अज़हर उम्र में मुझसे छोटा था। मेरे माँ बाप मेरी शादी अपने ख़ानदान में करना चाहते थे, लेकिन जब मैंने अज़हर का नाम लिया तो मेरे बाबा ने अज़हर से मिलने के बाद मुझे शादी के लिए हाँ कह दी। 1 महीने के बाद ही हमारी शादी तय हो गई और दोनों ही तरफ ज़ोरों शोर से शादी की तैयारियां होने लगीं। और फिर अरमानों भरा वो दिन आ गया जब मैं अपना घर छोड़कर ससुराल के लिए रवाना हो गई। माँ बाप को छोड़ने के दुख के साथ साथ अज़हर को पा लेने की खुशी भी थी। अज़हर के माँ बाप ने मुझे पूरे दिल से अपने घर में जगह दी थी और मेरे तमाम खदशात और वसवसों को पूरी तरह मिटा दिया था। शादी की रात मैं दुल्हन बनी अज़हर की सेज पर बैठी थी। पूरा कमरा खुशबुओं से मुअत्तर था कि मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी कि आज से तुम मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी हो। अगर तुम्हें इस घर में कोई भी तकलीफ हो तो तुम अज़हर से पहले मुझे बताना। वो बहुत सादा सी थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। थोड़ी ही देर में अज़हर भी कमरे में चला आया। अज़हर ने मेरा हाथ थामकर मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरे खातिर सारी दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन मुझे उनके माँ बाप को बहुत अहमियत देनी होगी। हर लड़के की तरह वो भी यही चाहते थे कि मैं उनकी बीवी होने की हैसियत से उनके माँ बाप की इज्जत करूं और इस घर में अपनी जगह बनाऊं। लेकिन मुझे तो अपनी जगह बनाने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा। मेरे सास ससुर खुद ही मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। अज़हर भी इस बात से बहुत खुश थे कि उन्हें सास बहू के रवायती लड़ाई झगड़ों का सामना नहीं करना पड़ा था। हमारा घर दूसरे घरों से मुख्तलिफ और पुरसकून था। मेरे ससुराल वाले पहले ही पढ़े लिखे न थे, लेकिन इनके दिल मोहब्बत से भरे हुए थे। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस वक्त महसूस हुई जब मेरे ससुर ने मेरी शादी के कुछ ही दिन बाद एक बड़ी सी मिठाई की दुकान खोल ली और इसका नाम शहनाज मिठाई रखा। मेरा नाम शहनाज था और ये दुकान मेरे ससुर ने मेरे नाम से रख दी थी। इससे ज़्यादा मेरे लिए और क्या एजाज़ हो सकता था कि मेरे ससुर ने अपने कारोबार के लिए मेरे नाम को मुंतखब किया, जबकि वो 2 बेटियों के बाप थे और मुझसे पहले उनकी बेटियों का हक था। लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ बेटी कहा ही नहीं बल्कि दिल से माना भी था। मेरे घर वाले शुरू में मुझे लेकर बहुत फिक्रमंद रहा करते थे क्योंकि मेरे ससुराल वाले ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनका रहन सहन और बातचीत करने का अंदाज भी हमसे बहुत मुख्तलिफ था।
इसीलिए मैं जब भी अपने घर जाती तो वो मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते, लेकिन अब वो भी मुतमईन हो गए थे क्योंकि मैं हमेशा ही बहुत खुश नजर आती थी और मेरे चेहरे पर एक खिली हुई मुस्कुराहट होती थी। मेरी सास खुद मुझे मेरी माँ के घर भिजवाया करती और अजहर मुझे छोड़ कर आते। मेरे ससुर हर रात दुकान से वापसी में मेरे लिए मेरी पसंद की मिठाई लेकर आने लगे और मिठाई लाकर वो मेरे ही कमरे में बैठ जाते। मैं खुशी खुशी उनकी लाई हुई मिठाई खाती जो वाकई में ही बहुत लजीज होती। मुझे मीठा वैसे भी पसंद था और मीठा खाते ही मुझे नींद आया करती थी। मिठाई खाने के थोड़ी ही देर बाद मैं सुकून की नींद सो जाती और फिर सुबह ही आंख खुलती। अजहर अक्सर मुझे तंग करने के लिए कहते कि तुम तो मेरे घर में रानियों जैसी जिंदगी गुजार रही हो, और मैं खुशी खुशी कहती कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे यहाँ बहुत सुकून है और मैं आपका साथ पाकर बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता था कि जैसे किस्मत की देवी मुझ पर मेहरबान हो गई हो। और उस वक्त मेरी खुशी को 4 चांद लग गए जब डॉक्टर ने बताया कि मैं उम्मीद से हो गई हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा बोझल रहने लगी थी और मिठाई खाते ही मुझे क्या महसूस होती। मैं बहुत मुश्किल से अपने ससुर का दिल रखने के लिए मिठाई खाती, लेकिन उनके जाते ही मुझे क्या हो जाती। और जब मेरी सास ने मेरी बदलती हुई हालत को देखा तो वो फौरन ही मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ और मुझे आराम की ज़रूरत है। ये सुनते ही मेरी सास ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी कि ये सब तेरे ससुर की मिठाई का कमाल है। ऐसी हालत में तो तुझे ज़्यादा मीठा खाना चाहिए ताकि तेरे पास बेटा हो। मैं तेरे ससुर से कहूँगी कि रोज़ तेरे लिए ताज़ा मिठाई लाया करेंगे। मुझसे बिल्कुल भी मिठाई नहीं खाई जा रही थी, लेकिन मैंने अपनी सास को कुछ न कहा। उनकी इतनी ज़्यादा मोहब्बत के आगे मैं हमेशा चुप हो जाया करती थी और मैंने सोच लिया था कि मैं सास ससुर की खुशी के लिए थोड़ी मिठाई खा लिया करूँगी। मेरी तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही थी और मैं अपनी बदलती हुई तबीयत को लेकर काफ़ी परेशान थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि आमतौर पर हामला औरतों को ऐसी मुश्किल पेश आती है, लेकिन कुछ ही महीनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सास भी हंसकर कहने लगी कि बच्चे को जन्म देना कोई आसान काम नहीं है। औरत अपनी जान की बाजी लगाकर एक नई जान को जन्म देती है। मैंने भी अजहर की पैदाइश पर बहुत तकलीफ बर्दाश्त की थी, जब ही खुदा ने मेरी गोद में बेटे की खुशी डाली। इनकी बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई थी, क्योंकि मेरी भाभी जब उम्मीद से थी तो वो भी सारा वक्त बेचैन रहा करती थी। मैंने रात ससुर की लाई हुई थोड़ी सी मिठाई खाई, लेकिन वो मुझसे पूरी न खाई गई और मेरी तबीयत अजीब सी होने लगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा टुकड़ा अपनी नंद को दे दिया, तो मेरी सास ने सख्ती से मना कर दिया कि ये मिठाई सिर्फ औरतों के लिए है। इसमें ख़ास किस्म के मग़ज़ियात शामिल किए गए हैं जिससे औरत जल्दी हामला हो जाती है, और हामला औरत के खाने से हामला औरत और उसके बच्चे को ग़िज़ाइयत हासिल होती है। और तुम अभी शादीशुदा नहीं हो, इसलिए इस मिठाई को हाथ भी ना लगाना। सास ने घर में सभी लोगों को सख्ती से कह दिया कि वो मेरी मिठाई को हाथ ना लगाएं। मेरी सास मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी। मैं सारा वक्त अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी रहती और कभी कभी तो ऐसा महसूस होता जैसे मैं बीमार हो गई हूँ। लेकिन जैसे ही मैं कोई काम करने की कोशिश करती तो मेरी सास नाराज़ होती और कहती कि हमें अपने पोते पोतियाँ सेहतमंद चाहिए और हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो। एक दिन सुबह ही सुबह मेरी एक पुरानी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई। हम बचपन के दोस्त थे और वो हमारे पड़ोस में रहा करती थी, लेकिन फिर उसकी शादी मुझसे पहले ही हो गई और हम दोनों सिर्फ फ़ोन पर राब्ते में रह गए। वो डॉक्टर थी, लेकिन औलाद की नेमत से महरूम थी। इसकी शादी को कई साल हो चुके थे। वो हामला होती, लेकिन कुछ ही महीनों में उसका बच्चा ज़ाया हो जाता। हर तरह के इलाज के बावजूद भी वो अब तक माँ नहीं बन पाई थी। कई दफ़ा वो इस दुख से गुजर चुकी थी। जैसे ही उसे मेरे उम्मीद से होने की खबर मिली तो वह अस्पताल जाने से पहले ही मेरे पास दौड़ी चली आई और मुझे गले से लगा लिया। सुबह ही सुबह उसे अपने घर में देखकर मैं भी हैरान रह गई थी, लेकिन अच्छे दोस्त हमेशा दुख और खुशियों में सबसे पहले शरीक होते हैं, और वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने अपनी दोस्त फायजा से कहा कि मेरे ससुर मेरे लिए एक ख़ास किस्म की मिठाई बना कर लाते हैं जिससे जच्चा और बच्चा सेहतमंद रहते हैं।
और ये मिठाई हमल ठहरने में भी मदद करती है क्योंकि इसमें कुछ खास किस्म के मग़ज़ियात शामिल हैं। तुम भी ये मिठाई खा कर देख लो, हो सकता है खुदा तुम्हारी झोली में भी औलाद की नेमत डाल दे। रात मैंने आधी मिठाई खाई थी और आधी मेरे पास रखी हुई थी। मैंने वो फायजा के हवाले कर दी और उसे सख्ती से ताकीद की कि वो सोने से पहले मिठाई ज़रूर खाए। फायजा ने मेरे हाथ से वो मिठाई ली और एक कागज़ में लपेटकर अपने बैग में रख ली। काफ़ी देर तक वो मेरे पास बैठी रही और मैं उसे अपने ससुराल वालों के कसीदे सुनाती रही। कभी वो मेरे ससुराल वालों का रवैया जानकर खुश होती तो कभी हैरान रह जाती। वो खुद भी शादीशुदा थी और काफ़ी मुश्किलात से गुजरी थी, इसलिए मेरे सास ससुर के अच्छे रवैये का सुनकर वो बहुत खुश हो गई थी। और साथ ही साथ उसे इस बात की हैरानी भी थी कि मेरी नंदे भी मेरे सास ससुर जितनी ही अच्छी थी। वो मुझे बहुत सारी दुआएं देती हुई वापसी के लिए उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि वो ज़रूर मेरी मिठाई को चेक करेगी। वो भी हामला होना चाहती है और हो सकता है कि ये मिठाई उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ भर दे। मैंने भी दिल ही दिल में उसके लिए दुआएं की और उसे दरवाजे तक रुखसत किया। मेरी सास ने मुझे देखते ही दोबारा बिस्तर पर लेटने की ताकीद की तो मैं मुस्कुराती हुई अपने कमरे में वापस आ गई। मेरी ख़राब तबीयत की वजह से अज़हर भी आजकल नौकरी से जल्दी वापस आ रहे थे। वो सारा वक्त मेरे पास बैठे मेरा ध्यान बिठाते और आने वाले बच्चे के इस्तकबाल की तैयारियों की बातें करते। जब से अज़हर को बाप बने की खुशी का पता चला था वो पूरी तरह दीवाने हो गए थे। अभी से ही वो बच्चे के लिए ख़रीदारी करके लाने लगे थे, जबकि अभी तो मेरा दूसरा ही महीना था। रात गए मेरे ससुर मिठाई लेकर आए तो मैंने आधी मिठाई खाई और आधी रख ली। मेरा दिल तो बहुत चाहता था लेकिन मैं फिर भी मिठाई खा नहीं पाती थी। अगली सुबह मैं सोकर उठी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे घर के दरवाजे पर पुलिस खड़ी हुई थी और मेरे ससुर को गिरफ्तार किया जा रहा था। मैं परेशानी के आलम में बाहर निकली तो ये देखकर हैरान रह गई कि पुलिस वालों के साथ मेरी दोस्त फायजा भी खड़ी हुई थी। मैंने हैरत से फायजा से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो तुम्हारे अस्पताल का वक्त है और पुलिस यहाँ क्यों आई है? फायजा कहने लगी कि तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा और सारा सच तुम्हें तुम्हारे ससुर बताएंगे। पुलिस वाले ने मेरे सामने ही मेरे ससुर की कमर पर एक जोरदार हाथ मारा तो मेरे ससुर बिलबिला उठे। मेरी सास चीखते हुए मुझे बद्दुआएं देने लगी कि जिस बहू को हमने सर आंखों पर बिठा कर रखा उसने ही हमारी पीठ पर खंजर घोंप दिया। वो मुझे बहुत बुरा भला कह रही थी और मैं इस सारी सूरत हाल से बिल्कुल अनजान थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी दोस्त पुलिस को क्यों लेकर आई है। पुलिस वाले ने मेरे ससुर से कहा कि मिठाई का सारा सच तुम खुद यहीं उगल दोगे या पुलिस स्टेशन ले जाकर तुम्हारी दुर्गत बनाई जाए। पुलिस वाले की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। न जाने वो मिठाई के कौन से सच का जिक्र कर रहा था, लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे ससुर ने बताया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे ससुर ने बताया कि जो मिठाई वो खुसूसन मेरे लिए लेकर आते थे वो मिठाई किसी खास अज्जा से तैयार नहीं की गई थी, बल्कि इसमें हमेशा एक खास दवा मिलाई जाती थी जिसके ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिमाग मफलूज हो जाता और मैं ज़हनी मरीज़ बन जाती। और एक वक्त ऐसा आता कि मैं साल के अंदर ही पूरी तरह पागल हो जाती। दरअसल मेरे ससुराल वाले जानबूझकर मुझे पागल बनाना चाहते थे क्योंकि उनके बेटे ने मुझसे अपनी पसंद से शादी की थी। मैं उम्र में उनके बेटे से बड़ी थी और वो अपने बेटे के लिए अपनी भांजी को ब्याह कर लाना चाहते थे। बेटे के सामने अच्छा बनने के लिए उन्होंने अपने बेटे की शादी मुझसे करवा दी, लेकिन जब उन्हें मेरे बाप की दौलत का इल्म हुआ तो उन्होंने मेरे बाप से कारोबार के नाम पर बहुत बड़ी रकम उधार ले ली, जिसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था। मेरे ससुर ने सोच लिया कि जब कुछ वक्त बाद मिठाई खाकर मैं ज़हनी मरीज बन जाऊंगी तो वो मेरे बाप से उधार की रकम माफ़ करवा लेंगे और अज़हर की शादी अपनी भांजी से आराम से करवा देंगे। मेरे ससुर ने एक तीर से कई निशाने बांध लिए। उन्हें मेरे बाप से बहुत बड़ी रकम भी मिल गई थी और वो अज़हर की नज़रों में भी सुरखरू हो गए थे और कुछ ही वक्त बाद उनकी मुझसे भी जान छूट जानी थी। और इस वक्त तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा जब मेरी सास ने बताया कि मैं हामला नहीं हूँ, बल्कि इस दवा के असर की वजह से मेरी तबीयत दिन ब दिन गिरने लगी। तो मेरी सास ने मोहल्ले की एक जाली डॉक्टर के हाथ में कुछ नोट पकड़ाकर
उसे इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो मुझे उम्मीद से होने की खुशखबरी सुना दे, ताकि मैं अपनी गिरती हुई तबीयत को लेकर बेफिक्र ना हो जाऊं और यही समझती रहूं कि दौराने हमल ये सब कुछ होता है। पास पड़ोस वालों और रिश्तेदारों को भी मेरी सास ने ये बताना शुरू कर दिया था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं ज़हनी मरीज हूँ। इसीलिए सारा वक्त अपने कमरे में बंद रहती हूँ, ताकि जब मैं पूरी तरह पागल हो जाती तो लोग पहले से ही इस बात को कबूल कर चुके होते। अजहर सुबह का गया, शाम को घर लौटता, इसीलिए उससे मेरे सास ससुर के इस मंसूबे के बारे में कुछ इल्म ना हो सका। जब मेरी दोस्त फायजा मुझसे मिलने के लिए आई और मैंने उसे अपने सास ससुर के अच्छे रवैये के बारे में बताया तो उसे खुशी हुई, लेकिन एक बात जानने के बाद उसे कुछ शक सा महसूस हुआ। और जब मैंने उसे मिठाई के बारे में बताया तो उसे यकीन हो गया कि कहीं न कहीं कोई ऐसी बात ज़रूर है जिससे मैं पूरी तरह गाफिल हूँ। मेरी दोस्त एक डॉक्टर थी और उसे यकीन था कि ऐसे कोई अज्जा मिठाई में शामिल नहीं किए जा सकते जिसकी वजह से कोई औरत हामला हो जाए और जिस पर पाबंदी से मुझे वो मिठाई खिलाई जाती थी। इस बात ने फायजा को पूरी तरह शक में मुब्तला कर दिया और फायजा ने अपना शक दूर करने के लिए मिठाई को चेक करने का फैसला किया। वो मुझसे मिठाई का टुकड़ा लेकर अस्पताल गई और वहाँ लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए दे दिया, जिसकी रिपोर्ट उसे आज सुबह मिली। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इस मिठाई में खतरनाक दवा शामिल थी जिससे मैं ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाती। फायजा ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला कर दी और पुलिस के साथ वो मेरे घर चली आई, क्योंकि इसके पास मिठाई भी थी और रिपोर्ट भी। पुलिस के 2 हाथ पड़ते ही मेरे सास ससुर ने भी सारा सच उगल दिया था, क्योंकि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनका बिछाया हुआ जाल इस तरह टूट जाएगा। इनके हिसाब से तो उन्होंने पूरी मंसूबाबंदी ठीक तरह से की थी, लेकिन फायजा ने दरमियान में आकर उनके मंसूबे को मट्टी में मिला दिया था। अगर फायजा डॉक्टर ना होती और रोज़ तरह तरह की औरतों से न मिलती तो शायद उससे भी ये बात महसूस ना हो पाती। मेरी आंखों पर तो अजहर की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी, जिसके आगे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। पुलिस वाले मेरे सास ससुर को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे कि जब ही मेरी नज़र दरवाजे के पास खड़े अजहर पर पड़ी। उन्हें पुलिस के घर आने की इत्तला मिल गई थी और वो इसीलिए दफ्तर जाने की बजाय आधे रास्ते से ही लौट आए थे। उन्होंने अपने माँ बाप का सारा सच सुन लिया था। वो मेरे करीब आए और अपने दोनों हाथ मेरे आगे जोड़कर कहने लगे कि मैं उनके बूढ़े माँ बाप को उनकी मोहब्बत की खातिर माफ़ कर दूं। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊँगा और हम अपना नया आशियाना बनाएंगे। तुम भले ही दिल से मेरे माँ बाप को माफ़ न करना, लेकिन उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई ना करो। मैं इस उम्र में अपने माँ बाप को जेल में कैद नहीं देख सकता। फायजा ने फैसला मुझ पर छोड़ दिया था और वो वापस अपने अस्पताल चली गई थी। मैंने एक नज़र अपने सास ससुर पर डाली। उन्होंने भले ही जानबूझकर सब कुछ किया था, लेकिन मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी। मैं तो यही समझती रही थी कि वो लोग मुझसे मुखलिस हैं। मैं जानती थी कि अगर अजहर के माँ बाप को जेल हो जाएगी तो अजहर कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे और मैं उनको तकलीफ़ में देखकर खुश नहीं रह सकूंगी। इसीलिए मैंने अपना दिल बड़ा करते हुए अजहर के माँ बाप को माफ़ कर दिया। अजहर ने उसी वक्त अपना और मेरा सामान बांधा और मेरा हाथ पकड़कर अपना घर और माँ बाप छोड़ दिए। अजहर के माँ बाप ने अपने इकलौते बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब अजहर के दिल में भी उनके लिए शायद गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। अजहर के माँ बाप ने जो नफ़रत का बीज अपने दिल में बोया था, उसका फल आज उन्हें हासिल हो गया था। मैंने और अजहर ने अपना नया आशियाना बना लिया था, लेकिन कभी कभी मुझे अपने सास ससुर की मोहब्बत भरे वो लम्हे बहुत याद आते जब वो मुझे बहुत मोहब्बत से अपनी बेटी कहा करते थे। मैंने सोच लिया था कि कुछ वक्त के बाद मैं अजहर को इस बात के लिए मना लूँगी कि वो अपने माँ बाप को माफ़ करके उनसे अपने ताल्लुकात बहाल कर लें, क्योंकि माँ बाप एक दरख्त की जड़ों के मानित होते हैं और औलाद कितनी ही बड़ी और ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो अपनी जड़ों के बगैर खड़ी नहीं रह सकती। मैंने अपने माँ बाप से कहकर अपने ससुर का कर्जा भी माफ़ करवा दिया था और धीरे धीरे अजहर को भी इस बात के लिए राज़ी कर लिया था कि वो कभी कभी अपने माँ बाप से मिल आया करें। कुछ वक्त बाद ही खुदा ने सच में मेरी झोली में औलाद डाल दी थी और उसके लिए मैं खुदा के बाद अपनी दोस्त की शुक्रगुजार थी, जिसने एक सच्चा दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाया
اور مجھے بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا۔ میں آج بھی فائزہ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ خدا اس کی جھولی میں بھی اولاد کی نعمت ڈال دے تاکہ وہ بھی ایک مکمل زندگی گزار سکے۔